हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 1 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लेक कामनी की वजह से सुसाइड कर लेती है। जब मान ये सब अपनी आंखों से देखता है तो वो ये सदमा पूरी तरह बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो अपने आप में पूरी तरह गुम हो जाता है। तो विद्या मान के पास जाती है और उसे हौसला देने की कोशिश करती है कि तभी वहाँ पर मान के पापा आ जाते हैं और मान को कहते हैं ये सब भूल जाओ, इसे ज्यादा दिल पर मत लो। तो मान कहता है क्या ये छोटी सी बात है जो मैं भूल जाऊं? आपको भी पता है कि लेक ने इतना बड़ा कदम किसकी वजह से उठाया है। तो कामनी कहती है तुम मुझ पर निशाना साध रहे हो, तुम्हें लगता है कि मैंने लेक को कहा अपनी जान देने के लिए? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मैंने बस उसे तुमसे दूर रहने को कहा था क्योंकि वो तुम पर डोरे डाल रही थी। क्या मैं अपने बेटे की इतनी भी परवाह नहीं कर सकती? तो मान कहता है मॉम, आपने जो मेरी परवाह की है ना, उसका एहसान मुझे पूरी जिंदगी उठाना पड़ेगा। मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कहीं ना कहीं लेक के मौत की जिम्मेदार मैं भी हूँ। मुझे तो आपके पास रहने तक में घुटन हो रही है। और मान अपने सारे रिश्ते नाते तोड़कर वहाँ से जाने लगता है। तो कामनी कहती है अगर तुम मुझसे सारे रिश्ते नाते तोड़ लोगे तो मैं तुम्हारे पीछे आऊंगी और तुम्हारे सामने नाक रगड़ूंगी कि मुझे माफ कर दो। ऐसा कभी भी नहीं होगा, तुम्हें मुझे छोड़कर जाना है तो जाओ, मैं भी तुम्हें नहीं रोकूंगी। और मान अपने सारे रिश्ते नाते तोड़कर वहाँ से चला जाता है। आगे मान अपने दोस्त चित के पास रहने के लिए जाता है जब तक वो अब्रॉड नहीं चला जाता। तो चित कहता है तुम्हें अपनी मॉम से इस तरह लड़ाई नहीं करनी चाहिए, मुझे पता है वो गलत है, इस तरह अपनी मॉम से सारे रिश्ते नाते नहीं तोड़ सकते। तो मान कहता है अगर तुम्हें मुझे यहाँ पर रहने देने में प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ से भी चला जाता हूँ। तो चित कहता है तुम कैसी बात कर रहे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर नच की मॉम को मान के पापा की बहुत ही फिक्र हो रही होती है क्योंकि नच की मॉम मान के पिता की दूसरी पत्नी होती है और नच उनका सौतेला बेटा। तो नच की मॉम नच को कहती है मुझे तुम्हारे पिता की बहुत ही चिंता हो रही है, लेक के कांड की वजह से तुम्हारे पिता बहुत ही परेशान रहने लगे हैं। उनकी तबीयत पहले से ही बहुत खराब है, अगर उन्होंने ज्यादा स्ट्रेस लिया तो उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। प्लीज बेटा अपने पापा का ख्याल रखो। तो नच कहता है मॉम आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपने पापा का अच्छे से ख्याल रखूंगा। और नच अपने पापा के लिए दवाई लेकर जाता है कि तभी वो बाहर से सुनता है आंटी कामनी सारा इल्जाम मान के पापा पर ही लगा रही होती है कि उसी की वजह से ये सब हुआ। तो मान के पापा कहते हैं तुम ये सब क्या कह रही हो, इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने क्या किया? तो कामनी कहती है तुमने मेरे बेटे को जाने से इसलिए नहीं रोका ना ताकि तुम अपने दूसरे सौतेले बेटे को इस महल का राजा बना सको। तुम पहले से ही ऐसे थे, तुमने ये सब जानबूझकर होने दिया। मेरी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उन सब की वजह तुम हो, तुम्हारी वजह से ही सब कुछ हुआ है। और कामनी अपने ही हस्बैंड को मारने लगती है। तो मान के पापा की तबीयत खराब होने लगती है पर कामनी ये सब नोटिस नहीं करती। तो आंटी जैन कामनी को वहाँ से लेकर जाती है। आगे नच अपने पापा का ख्याल रखने के लिए आता है तो उसके पापा की तबीयत अचानक ही खराब हो जाती है और वो बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। तो नच उन्हें उठाने की बहुत कोशिश करता है पर वो नहीं उठा पाता क्योंकि उनकी पहले ही मौत हो चुकी होती है। आगे मान अपने पापा को श्रद्धांजलि देने के लिए आता है और वो अपने पापा के लिए खूब रोता है क्योंकि उसके पापा की मौत भी उसी की मॉम की वजह से हुई होती है। इधर कामनी पूरी तरह सदमे में चली जाती है क्योंकि उससे सब कुछ छिन गया होता है, उसका पति, उसका बेटा और उसकी सारी खुशियाँ। इधर विद्या अंतिम संस्कार के लिए अच्छे से रेडी होकर आती है तो उसकी बहन वीना कहती है तुम इस तरह क्यों सजी धजी हो, तुम मान के पापा के अंतिम संस्कार पर जा रही हो ना कि मान को डेट करने के लिए। तो विद्या कहती है तो क्या हुआ, मैं अपनी खूबसूरती को इस तरह वेस्ट नहीं कर सकती, चाहे मैं जहाँ भी जाऊँ मैं परफेक्ट लगना चाहती हूँ। और इसी बात को लेकर दोनों बहन में लड़ाई होने लगती है। तो उसकी माँ उसकी लड़ाई को रोकती है और कहती है वीना तुम अपनी बड़ी बहन से इस तरह बात कैसे कर सकती हो, वो तुमसे बड़ी है, इससे तमीज में बात करो। और विद्या की मॉम वीना को ही चुप करा देती है। इधर बीपी की तबीयत बहुत ही खराब होती है तो उसकी दादी उसका देखभाल करती है। आगे बीपी को होश आता है तो वो दादी को कहती है दादी आप बहुत थक गई होगी ना, आप आराम कीजिए, मैं बाहर से खाना लेकर आती हूँ। तो दादी कहती है तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, तुम कैसे बाहर जाओगी, मैं जाती हूँ और खाना लेकर आती हूँ। और दादी जंगल जाती है खाना लेने के लिए। इधर विद्या और वीना एक ही कार में जा रहे होते हैं तो विद्या वीना को सबक सिखाने के लिए कार को बहुत ही अजीब तरह से चलाती है और उसे खूब डराती भी है क्योंकि वो अकेले ही कार पर आना चाहती थी पर विद्या ने उसके प्लान को चौपट कर दिया उसके साथ आकर। आगे विद्या कार इतना रफ्ली चलाती है कि वो सामने अपने आते हुए आदमी को भी नहीं देखती, जिस चक्कर में वो बीपी की दादी को ठोकर मारते मारते बच जाती है। उसकी दादी को चोट तो नहीं लगता पर उन्हें कार का सदमा लग जाता है जिस वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। आगे विद्या वीना जब उस बूढ़ी दादी को देखती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे उनके पेरेंट्स हॉस्पिटल आते हैं तो वीना सारा इल्जाम विद्या पर ही लगाने लगती है कि इसकी वजह से ही
कहीं एक्सीडेंट हुआ तो उसकी मॉम कहती है चुप हो जाओ, लोग सुन लेंगे, अगर लोगों को पता चल जाएगा तो हमारी इज्जत की तो धज्जियां उड़ जाएगी, इसलिए चुप रहो। आगे विद्या के पापा बीपी की दादी से मिलने के लिए जाते हैं और उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो पुलिस में कंप्लेन ना करवाए। तो बीपी की दादी कहती है ठीक है मैं कंप्लेन नहीं करवाऊंगी, लेकिन इसके बदले मुझे एक फेवर चाहिए। मेरी एक पोती है जिसका मेरे अलावा कोई नहीं है, मेरे जाने के बाद क्या आप उसका ख्याल रखेंगे, उसकी परवरिश करेंगे। तो विद्या के पापा को मजबूरन बीपी की दादी की बात माननी पड़ती है, क्योंकि अगर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। आगे जब बीपी को अपनी दादी के बारे में पता चलता है तो बीपी पूरी तरह टूट जाती है और अपनी दादी की ऐसी हालत देखकर तो बेचारी खूब रोने लगती है और दादी के पास जाती है और कहती है दादी आपको कुछ भी नहीं होगा, आप बस शांत रहो। तो उसकी दादी कहती है मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, मेरे जाने के बाद ये लोग तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुम्हारी परवरिश करेंगे, इनकी बात हमेशा मानना। और दादी ये कहकर स्वर्ग सिधार जाती है। तो बीपी अपनी दादी के लिए खूब रोती है। आगे वो लोग बीपी को अपने घर लेकर जाते हैं तो बीपी कार से उतरने का नाम ही नहीं लेती, क्योंकि वो इतने बड़े सदमे में होती है कि उसे किसी की आवाज ही नहीं सुनाई देती। तो वो लोग उसे कार में ही छोड़कर घर के अंदर चले जाते हैं। आगे विद्या की माँ विद्या के पापा पर ही गुस्सा करने लगती है कि आपने इस छोटी सी बच्ची की जिम्मेदारी क्यों ली, हमारे पास हमारे मसले कम है जो हम इस पीती की परवरिश करें। तो विद्या के पापा कहते हैं हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी इसे अडॉप्ट करने के अलावा। वैसे तो तुम्हें इस बात को सोच सोचकर खुश होना चाहिए कि तुम्हें एक फ्री की नौकरानी मिल गई है जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, तुम उससे कोई भी काम करवा सकती हो। तो विद्या की माँ कहती है आप सही कह रहे हो, मुझे एक फ्री की नौकरानी तो मिली। आगे विद्या और वीना बीपी को नौकरानी बनाकर रखती है और उनसे अपना ढेर सारा काम करवा। तो बीपी बिना किसी शिकायत के उनके सारे काम कर देती है। इधर मान विद्या को बहुत ही अच्छा सरप्राइज देता है और उसे अपनी फोटो वाली पिक भी गिफ्ट करता है उसके पीछे कुछ लिखकर। तो विद्या वो देखकर बहुत खुश होती है और मान को कहती है तुम 1 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। और विद्या घर जाती है और अपने सबसे अच्छे पिक पर कुछ लिखती है और उसे वो मान को देने ही वाली होती है कि तभी वीना वो सब देख लेती है और कहती है तुम्हारी हैंडराइटिंग कितनी गंदी है, मान जब ये हैंडराइटिंग देखेगा तो तुमसे ब्रेकअप कर लेगा। और वीना इसी बात को लेकर विद्या को चिढ़ाने लगती है, जिस चक्कर में उन दोनों बहन में फिर से लड़ाई हो जाती है और बीपी बीच में आ जाती है। तभी वीना की नजर बीपी की हैंडराइटिंग पर पड़ती है। वीना विद्या को चिढ़ाने लगती है और कहती है तुमसे अच्छी तो इस नौकरानी की हैंडराइटिंग है, तुम्हें तो इसकी हैंडराइटिंग यूज करनी चाहिए। तो विद्या भी जब बीपी की हैंडराइटिंग देखती है तो वो उसका इस्तेमाल करती है और उससे ही उस फोटो पर लिखवाती है और उसे जाकर मान को गिफ्ट कर देती है। तो मान उस हैंडराइटिंग को देखकर बहुत ही खुश होता है और कहता है तुम्हारी हैंडराइटिंग तो बहुत ही अच्छी है। तो विद्या ये सब सुनकर बहुत खुश होती है। तभी मान को पता चलता है कि बीपी विद्या के घर में नौकरानी है। तो मान को बीपी के लिए बहुत बुरा लगता है और मान बीपी के साथ मिलकर काम करता है ताकि वो उसका बोझ कम कर सके। तो विद्या को बहुत ही बुरा लगता है और वो मान को मना भी करती है, पर मान उसकी एक भी नहीं सुनता। आगे मान एब्रोड जा रहा होता है तो वो जाने से पहले आंटी जैन से मिलने के लिए जाता है। तो आंटी जैन कहती है तुम्हें अपनी मॉम से भी मिलना चाहिए, वो तुम्हारे लिए बहुत ही परेशान है और वो हमेशा तुम्हारी राह देखती है। तो मान अपनी मॉम से मिलने के लिए मना कर देता है और कहता है मैं पापा से मिलने के लिए आया हूँ। और मान अपने पापा से मिलने के लिए चला जाता है और मान जाने से पहले अपनी मॉम से भी मिलने के लिए जाता है, पर वो अंदर नहीं जाता क्योंकि वो सुन लेता है कि उसकी मॉम ये कह रही होती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने बेटे से सुलह नहीं करूंगी। वो क्या समझता है कि वो मेरा इकलौता बेटा है, तो वो जो कहेगा मैं वो मानूंगी, ऐसा नहीं होगा। तो मान का ये सब सुनकर दिल टूट जाता है और मान वहीं पर फूल रखकर वहां से चला जाता है। आगे आंटी जैन जब वो फूल देखती है तो वो कामनी को कहती है मान आपसे मिलने आया था, रुकिए मैं अभी मान को बुलाकर लाती हूँ। तो कामनी वो फूल ले लेती है और दरवाजा बंद कर लेती है और बेचारी खूब रोती है मान के लिए। आगे मान बीपी से मिलने के लिए जाता है तो बीपी मान को वही रुमाल देती है जो उसने बड़े प्यार से मान के लिए बनाया होता है। तो बीपी मान के अब्रॉड जाने पर इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है और कहती है पहले मेरी दादी मुझे छोड़कर चली गई और अब आप छोड़कर जा रहे हो, मैं पूरी तरह अकेली हो गई हूँ। तो मान कहता है मैं दूर भले ही जा रहा हूँ पर मैं तुम्हारे दिल के हमेशा करीब रहूंगा। जब भी तुम इस अशोका के फूल को देखोगी हमेशा तुम्हें मेरी याद आएगी और मैं जैसे ही सेटल हो जाऊंगा तो मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। और मान ये कहकर वहां से चला जाता है। आगे मान अब्रॉड चला जाता है तो वहां से वो विद्या को लेटर लिखकर भेजता है। तो विद्या वो लेटर अपने आप नहीं पढ़ती बल्कि वो बीपी से पढ़वाती है और बीपी से ही लिखवाती है। तो बीपी मान का लेटर पढ़ के बहुत ही खुश होती है और उसके लिए लेटर लिखकर भी। आगे ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है और 5 साल का लीप आ जाता है। आगे चित मान से मिलने के लिए अब्रॉड जाता है और उसे वापस आने को कहता है, पर मान आने से मना कर देता है क्योंकि वो अभी तक पूरी तरह सेटल नहीं हुआ होता है। और मान कहता है जब तक मैं पूरी तरह सेटल नहीं हो जाता तब तक मैं वापस नहीं जाऊंगा।
जाऊंगा। जैसे मैं सेटल हो जाऊंगा तो मैं विद्या से शादी करूंगा और उसके बाद दोबारा यहाँ पर वापस आ जाऊंगा। तो चित कहता है क्या तुम अपनी मॉम से मिलने के लिए नहीं जाओगे? तो मान जैसे ही अपनी मॉम के बारे में सुनता है तो वो ये बात पलट देता है। तो चित कहता है ठीक है, अगर तुम इस बारे में बात नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। आगे चित आंटी जैन को पूरी बात बताता है कि मान ने उसे क्या कहा। तो कामनी ये सब सुनकर और सैड हो जाती है और दवाई लेने से मना कर देती है। तो आंटी जैन चित को कहती है अगर मान कामनी से मिलने के लिए नहीं आया तो इसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। इधर जब विद्या को पता चलता है कि मान अभी भी शादी करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसे और टाइम चाहिए अपनी लाइफ में सेटल होने के लिए, तो विद्या को मान पर बहुत ही गुस्सा आता है और विद्या मान के सारे लेटर को फेंक देती है और बीपी को कहती है ये सारा लेटर जला दो, मुझे उसकी एक भी निशानी नहीं चाहिए। और विद्या ये सब फेंक कर वहाँ से चली जाती है। पर बीपी उन सारे लेटर्स को नहीं जलाती, उन्हें बड़े प्यार से रखती है और वो खुद ही मान को लेटर्स लिखने लगती है विद्या बनकर। तो मान को जब विद्या का लेटर मिलता है तो वो समझता है ये सारे लेटर विद्या लिख रही है और वो उसे इतना सपोर्ट कर रही है। तो मान बहुत ही खुश होता है। आगे बीपी विद्या बनकर मान को ढेर सारे तोहफे भेजती है, उसके लिए सूटर भेजती है, स्कार्फ भेजती है और उसे ढेर सारी प्यार वाली बातें करती है। तो मान को लगता है कि ये सारे काम विद्या कर रही है, पर उसे ये बात नहीं पता होती कि ये सारे काम बीपी कर रही है, क्योंकि बीपी को भी मान से प्यार हो गया होता है और बीपी ये सारे लेटर लिखकर बहुत ही खुश हो रही होती है और मान के साथ अपनी प्यारी दुनिया बसाने के सपने देख रही होती है। और यहीं पर पार्ट 2 खत्म होता है।